Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for this particular lecture is going to be the administrative systems under the Mughals. So let's begin. Now, students, in the last lecture, we had spoken about all the important rulers, that is from Babur till Aurangzeb. We had understood about all the political expansions that had happened during the reign of Babur, Humayun, Akbar, etc. Apart from that, students, we have also seen the religious policy of Akbar, and consequently, we had seen the change in the religious policy of Aurangzeb that ultimately led to the demise of Mughal Empire. It started crumbling after the death of Aurangzeb. So, the discussion of Mughal Empire's decline is something that we are going to tackle in the next lecture. Right now, we are going to first focus upon all the major administrative policies that were functioning during the Mughal Empire. सबसे पहले स्टूडेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो सबसे टॉप की पोजीशन होती है, जो टॉप पोजीशन होती है मुगल्स के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो होती है दीवान की पोजीशन, और इस डिपार्टमेंट को कहते हैं दीवाने कुल। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मुगल्स जो है इनका कोई स्पेसिफिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता था जो इनको डे टू डे की एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करता है। रादर वी हैव सम इंपॉर्टेंट पोजीशंस दैट आर हैंडल्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट majority of the land that is a part of Mughal Empire will be administered via the Mansabdars. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो दीवान है वो एक तरह से सुल्तान का पर्सनल सेक्रेटरी होता है जो इनको असिस्ट करता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो दीवान है वो सुल्तान के बिहाफ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ओवरसी करते हैं, और उसके अलावा बहुत जगहों पे जहां किंग पर्सनली अटेंड नहीं कर सकते उनके बिहाफ पे सेरेमोनियल ओकेजन, सेरेमोनियल फंक्शंस जो हैं उनको जाकर अटेंड करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे अबुल फजल जो कि अकबर की रेन में कोर्ट हिस्टोरियन रहे हैं और उनके नवरत्न भी थे, वो बताते हैं कि जो दीवान हैं वो रॉयल ट्रेजरी को भी ओवरलुक करते थे और एम्पायर के इनकम और एक्सपेंडिचर को देखते थे। तो नेचुरली अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ओवरसी कर रहे हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर तो देखेंगे ही, और उसके अलावा रॉयल ट्रेजरी के अंदर क्या है, कितना सामान है, क्या आ रहा जा रहा है, ये सारा हिसाब जो है ये दीवान के हाथ में रहता था। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर है वो है हमारा मिलिट्री का हेड। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में दीवान के अलावा जो नेक्स्ट पावरफुल हमारे पास में ऑफिसर है वो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, जिसको हम कहते हैं मीर बख्शी। मीर बख्शी स्टूडेंट्स tackles all the matters which are pertaining to what military administration. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मीर बख्शी के पास और भी काम होते थे। फॉर इंस्टेंस ये मनसबदार्स का अपॉइंटमेंट किया करते थे और उनको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सैलरी उनकी जा रही है, ये सब इनके सुपरविजन में होता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रिक्ट वॉच रखते थे ओवर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द सैंक्शनड साइज ऑफ आर्म्ड कंटिंजेंट्स एंड वॉर इक्विपेज बाय द मनसबदार्स। सो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि मीर बख्शी जो हैं वो क्या करते थे, वो राजा के बिहाफ पे जिनको भी मनसबदार अपॉइंट किया गया है, आगे अभी हम मनसबदार का सिस्टम भी देखेंगे। सो मनसबदार कौन होते हैं स्टूडेंट्स, वो लोकल किंग्स जिनकी टेरिटरी अपन ने कैप्चर करी है और उनको मुगल नोबिलिटी में इंडक्ट कर लिया है और उनको मनसबदार बना दिया है। तो जो मनसबदार होता था उसको राजा के बिहाफ पे क्या करना पड़ता था, एक आर्म्ड कंटिंजेंट मेंटेन करनी पड़ती थी जो जब जरूरत पड़े तो उसको राजा के लिए लेकर आनी होती थी। तो यहाँ पे मीर बख्शी जो कि राजा का डायरेक्ट अपॉइंटेड ऑफिसर है, ये ध्यान रखता था कि भाई जितने लोग बोले हैं उतनी कंटिंजेंट मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है किसी मनसबदार के अंडर, और जितना उसको वेपन्स रखने के लिए बोला है वो उससे कम या ज्यादा ना रखे। ज्यादा रखेगा तो थ्रेट है और कम रखेगा तो गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा जो काम था ये मीर बख्शी के अंडर आता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर कोई नया सोल्जर मुगल आर्मी में एंट्री चाहता था, मुगल आर्मी में इंडक्ट होना चाहता था, तो उसको एम्परर तक डायरेक्टली मीर बख्शी लेकर जाते थे। तो यहाँ पर कोई भी मुगल सर्विसेज में आना चाह रहा है, स्पेसिफिकली अगर आर्मी में आना चाह रहा है, तो हम देखते हैं कि भाई जो मीर बख्शी हैं वो उनको एम्परर से मिलवाते थे।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो तीसरी पोजीशन है ये एक रिलीजियस पोजीशन है, और इसके हेड होते थे सदर उस सुदुर। सो सदर उस सुदुर वॉज बेसिकली द हेड ऑफ द एक्लेस्टियल डिपार्टमेंट। टेक्निकली अगर हम बोलें तो ये रिलीजियस डिपार्टमेंट होता है जो एक तरह से लॉ भी डिस्पेंस करता है, जस्टिस डिस्पेंस करता है। हमारे यहाँ पे अगर हम मुगल्स की बात करें तो जस्टिस कैसे डिस्पेंस हो रहा है? इट इज गेटिंग डिस्पेंस थ्रू द इस्लामिक लॉ। ठीक है, इस्लामिक लॉ चल रहा है, और इस्लामिक लॉ को हम क्या कहते हैं? शरिया या फिर शरीयत। तो शरीयत जो है वो उसके थ्रू जो भी लॉज हैं उनको गवर्न करना, उनको डिस्पेंस करना, ये जो काम है सदर सुदर का है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इनकी जो चीफ ड्यूटी होती थी वो ये होती थी कि इस्लामिक लॉज को प्रोटेक्ट किया जाए और देखा जाए कि भाई इनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना एम्पायर के अंदर या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे क्योंकि ये रिलीजियस डिपार्टमेंट के हेड हैं, इसलिए सदर के पास एक और ड्यूटी होती थी जिसके तहत वो अलाउंसेस और स्टाइपेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे चैरिटेबल ग्रांट्स की तरह रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को और एलिजिबल लोगों को। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो चैरिटेबल ग्रांट्स होते हैं उनके लिए एक नाम है, इनको हम कहते हैं मदद माश। मदद माश आर चैरिटेबल land grants. So these are charitable land grants that were dispensed during the Mughal Empire period. और अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं सदर सुदुर जो है उसके पास ये काम है कि भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको कितने अलाउंसेस जाएंगे, कितना स्टाइपेंड जाएगा, या उनके पास चैरिटी में कुछ सामान जाना चाहिए या नहीं। इन तीन पोजीशंस के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास और भी काफी ऑफिसर्स हैं जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं। इसमें एक है हमारे पास मुहतसिब। मुहतसिब की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि भाई औरंगजेब की रेन में जो मुहतसिब हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो है उन्होंने पब्लिक ड्रिंकिंग के ऊपर बैन लगा दिया था और कोर्ट के अंदर भी ड्रिंकिंग के ऊपर बैन लगा दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुहतसिब वो ऑफिसर्स थे जो पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट को चेक में रखते थे कि पब्लिक के लिए जो रूल्स डिसाइड किए गए हैं वो उनको पब्लिक में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दे वर सेंसर्स ऑफ पब्लिक मॉरल्स। लेट्स से somebody is found drinking in public, then the muhtasib is responsible to take action on that particular person. तो यहाँ पे muhtasibs are appointed to ensure the general observance of the rules of morality in public. तो ये हमारे पास में मुहतसिब्स का रोल है। दीज आर दी सेंसर्स ऑफ पब्लिक मॉरल्स। बेसिकली दे कीप इन चेक द पब्लिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मुहतसिब्स के पास कुछ और ड्यूटीज भी थी। फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं कि ये वेट्स एंड मेजर्स को एग्जामिन करते थे और एनफोर्स करते थे कि फेयर प्राइसेस बाजार में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों में बहुत धांधलेबाजी होती है। 1 किलो का मान लीजिए वेट है, उसको थोड़ा सा कम करके रख लिया, कुछ ना कुछ वेट्स में गड़बड़ कर ली, और इसकी वजह से होता है कि भाई हमने कम सामान बेचा है ज़्यादा प्राइस के ऊपर। तो ये सब जो चोरी चकारी चलती थी इसके लिए हम देखते हैं कि ध्यान कौन रखता था, इसको एनफोर्स कौन करता है कि सही से होना चाहिए, मुहतसिब्स इसको कर रहे हैं। मुहतसिब के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ऑफिसर हैं जिनका नाम है मीर समान। मीर समान भी स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस होता था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। मीर समान जो होते थे ये इंचार्ज होते थे रॉयल कारखाना के। कारखाना ये शब्द आई होप आप सभी ने सुना होगा। कारखाना का मतलब होता है फैक्ट्री, और यहाँ पे इनको रॉयल फैक्ट्रीज का ध्यान रखना होता था जिनके अंदर कमोडिटीज बनती थी जो कि स्टेट की रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्शन चल रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्टेट की क्या नीड्स हैं, स्टेट को नेक्स्ट क्या चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान जो है मीर समान रखते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारा पैलेस है, ठीक है, हमारा जो फोर्ट है बेसिकली जहाँ पे राजा और उनकी फैमिली रह रही है, वहां पे रॉयल हाउस होल्ड की क्या नीड्स है, रॉयल हाउस होल्ड के स्टोरेज में किचन में क्या सामान चाहिए, किस टाइप की परचेज चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं इनका ध्यान मीर समान रखते थे। क्या सामान आना है उसका इंचार्ज है मीर समान। ऑलराइट, नाम से ही हमें अंदाज हो जाएगा कि भाई इनका काम क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में आती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास में दीवान है। दीवान के अलावा हमारे पास में है मीर बख्शी। मीर बख्शी के अलावा हमारे पास है सदर उस सुदुर। ठीक है, सदर उस सुदुर। उसके अलावा हमारे पास है मुहतसिब्स, और इसके अलावा हमारे पास है मीर समान। ये 5 मेजर पोजीशंस हैं जो हमारे को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती हैं। ये हो गए एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ किंग, उनके बिहाफ पे बहुत जगह जाते भी हैं।
मिलिट्री डिपार्टमेंट इनके हाथ में है पूरा, रिलीजियस डिपार्टमेंट और जुडिशरी का डिपार्टमेंट इनके हाथ में है सदर सुदूर। मोहतसिब पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करके रखते हैं, और मीर सामान, क्या सामान लाना है, वो मीर सामान का काम है। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई मुगल्स के अंडर जो है डिवाइडेशन कैसे था। हम इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे, पहले इस स्लाइड को देखते हैं। सो मुगल्स के अंदर हम देखते हैं कि भाई डिवाइडेशन कैसा था। 1 second. Okay, so I'll just write it down for you. So here students, when you talk about the Mughal units of administration की बात करी जाए तो मुगल एम्पायर जो है उसको सबसे पहले हमने प्रोविंसेस में तोड़ा है, जिन्हें हम कहते हैं सूबा। सूबा क्या हो गया, आपकी प्रोविंसेस हो गई। सूबा जो है वो फर्दर और छोटी यूनिट्स में टूटता है, जिसे हम कहते हैं सरकार। तो सरकार क्या हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है, सरकार जो है वो फर्दर और सब यूनिट में टूटता है, जिसे हम कहते हैं परगना, जिसका मतलब हो गया आपका सब डिस्ट्रिक्ट। और फिर उसके बाद आती है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो होती है विलेज। ऑपोजिट में पढ़े तो हमारे पास में एक विलेज के ग्रुप को, बहुत सारे विलेजेस को अगर कंबाइन कर ले तो एक परगना बनता है, बहुत सारे परगनास को कंबाइन कर ले तो सरकार बनता है, बहुत सारे सरकार को कंबाइन कर ले तो एक प्रोविंस यानी कि एक सूबा बनती है। अकबर के अंडर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो मुगल एम्पायर के अंदर 12 प्रोविंस या 12 सूबा थे, जैसे कि इलाहाबाद, आगरा, अवध, अहमदाबाद, मुल्तान, मालवा एटसेट्रा। आगे जाके हम देखते हैं कि जब डेक्कन में एक्सपेंशन होता है तो हमारे पास में अहमदनगर, बेरार और खानदेश ये और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भाई मुगल एम्पायर की जो सूबा हैं वो धीरे धीरे आगे जाकर 20 तक बढ़ जाती हैं। तो ये एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है कि भाई अकबर के अंडर कितने सूबा थे, फिर जहांगीर में कोई एडिशन हुआ क्या, शाहजहां में कोई एडिशन हुआ क्या। इस नंबर को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है सूबा क्या होता है। सूबा का मतलब होता है प्रोविंस। सूबा की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सूबा जो है इसके इंचार्ज, इसकी जो गवर्नेंस करते थे, जो इसके टॉप पे बैठते थे, उस एडमिनिस्ट्रेटर को हम कहते हैं सूबेदार, और इनको जो एम्परर हैं वो डायरेक्टली अपॉइंट किया करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो सूबेदार है वो हेड ऑफ द प्रोविंस हो गया, जैसे कि हमने देखा। और इनका काम क्या है, इनका काम है मेंटेनेंस ऑफ जनरल लॉ एंड ऑर्डर। डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन इनके अंडर है, और जनरल लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्वियसली ये कोई जज की तरह बैठ के जुडिशरी डिस्पेंस नहीं कर रहे हैं, बट जनरल लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी गवर्नेंस इनके पास होती थी। जब स्टूडेंट्स हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एक बात आप जरूर याद रखें, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि इस आदमी का यही काम है। ठीक है, अगर आज आप किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, आपको साइनिंग के टाइम पे कुछ और बताएंगे, काम तो 10 और मिल ही जाते हैं, राइट। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब हम इन पोजीशंस की बात करते हैं तो इन लोगों के बहुत ही ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। जो टॉप पे बैठा है, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट आता तो उन्हीं के अंडर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका बस ये एक स्पेसिफिक काम है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी प्राइमरी ड्यूटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके अलावा ओवरलैपिंग ड्यूटीज तो होती ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूबेदार जो है प्रोविंस का हेड है, जनरल लॉ एंड ऑर्डर और डे टू डे की एडमिनिस्ट्रेशन सूबा की जो है वो इनके अंडर आती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने सूबा के अंदर, अपने प्रोविंस के अंदर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये एग्रीकल्चर को एनकरेज करते हैं, ट्रेड को एनकरेज करते हैं, कॉमर्स को एनकरेज करते हैं। इनके तहत क्या करते हैं भाई, ये अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं। उसके अलावा ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं, जिससे कि हम स्टेट की, अपने प्रोविंस की रेवेन्यू को बढ़ा सकें। आज भी अगर मान लीजिए कि लेट्स से हमारा कोई स्टेट है, लेट्स से राजस्थान है, अब राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हो गए, ठीक है, उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि भाई उनके पास सारी ड्यूटी है, टेक्निकली हर ड्यूटी उनके अंडर है। अगर स्टेट के अंदर कोई बड़ा क्राइम हो गया तो किसके ऊपर नाम आएगा भाई, ये बोला जाएगा कि भाई मिनिस्टर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो सरकार का रोल है, उसके अंदर सरकार के टॉप पे कौन बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। उसी तरह से जैसे अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें ना कि किसी स्टेट के अंदर जो टॉप पे बैठे हैं उनका काम क्या होता है, उससे आप इसको मैच करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट सूबेदार जो है उसको जनरल लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन को तो गवर्न कर ही रहा है वो, उसके अलावा अपने स्टेट में कैसे रेवेन्यू बढ़ाई जाए, इस एस्पेक्ट में एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स में क्या क्या पॉलिसीज जारी करनी है, वो इनके अंडर होके, इनके सुपरविजन में से निकलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेचुरली जो इनके प्रोविंस की सिक्योरिटी है वो तो इन्हीं के हाथ में होगी। तो यहाँ पे अगर कोई बड़ा रिवेलियन हो गया, ठीक है, तो वो जो है उसको सप्रेस करना इनका काम है। उसके अलावा हम देखते हैं किसी प्रोविंस के अंदर जो आर्मी है, जो आर्मी मेंटेन हो रही है, कोई आर्मी की टुकड़ी किसी
प्रोविंस के अंडर मेंटेन हो रही है, उसको अगर कोई एक्सपेडिशन हो रहा है तो राजा के बिहाफ पे उसको प्रोवाइड सूबेदार करवाते थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे प्रोविंस के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसके हेड को बोला जाता है दीवान। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन मेन हेड जिसके अंडर सब कुछ आएगा वो तो सूबेदार हो गया, ठीक है, क्योंकि वो तो टॉप पे बैठा है। उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर ये सारी चीजें जो है, टैक्स कलेक्शन, ये सारा जो काम है ये किसके अंडर आता है, दीवान के अंडर आता है। ये जो है स्टूडेंट्स एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता था और एम्परर इसको अलग से अपॉइंट करते थे, यानी कि ही इज नॉट आंसरेबल टू दी सूबेदार, ही इज डायरेक्टली आंसरेबल टू दी एम्परर। Apart from that, students, he was also expected to increase the area under cultivation. रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है तो रेवेन्यू बढ़वाना भी इसका काम है, इसीलिए अब देखिए इनकी ओवरलैपिंग ड्यूटीज हो गई, उसको भी रेवेन्यू बढ़वानी है, इसको भी रेवेन्यू बढ़वानी है। तो स्पेसिफिकली रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहाँ से आती है, लैंड रेवेन्यू आती है सबसे ज्यादा हमारे पास। तो इनके पास भी ये ड्यूटी थी कि जितना ज्यादा एरिया कल्टिवेशन में आएगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा रेवेन्यू होगी। तो इनके पास भी ये सेम ड्यूटी थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे मुगल्स जो हैं वो पेजेंट्स को एडवांस लोन्स दिया करते थे, जिनको हम कहते हैं तकवी लोन्स। इनकी बात हमने मोहम्मद बिन तुगलक में भी करी थी। एडवांस लोन्स दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दीवाने अमीर कोही डिपार्टमेंट के थ्रू, जो कि एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था। फेमिन के टाइम स्पेसिफिकली इन्होंने बनवा दिया था जिससे कि पेजेंट्स की मदद करी जा सके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं पेजेंट्स को ये जो एडवांस लोन्स हैं ये दीवान के ऑफिस के थ्रू मिलते थे मुगल एम्पायर के अंदर, और इन एडवांस लोन्स को हम क्या कहते हैं, तकवी लोन्स कहते हैं। तो ये जो नाम है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और प्रोविंसेस के अंदर और कौन से हेड्स हैं, कौन से एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर लेवल पर सदर और सुदुर हैं, उसी तरह से प्रोविंशियल लेवल पर जो रिलीजियस डिपार्टमेंट की देखरेख करते हैं उनको हम कहते हैं सदर। तो सदर और सुदुर में से ये पार्ट अपन ने काट दिया, बस सदर रह गया। ये जो है ये रिलीजियस डिपार्टमेंट देखेंगे, इस्लामिक लॉ ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखेंगे, उसके अलावा जुडिशरी का काम करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं सदर कौन है, रिलीजियस एक्लेस्टियल डिपार्टमेंट के हेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं दीवान, सूबेदार और सदर, ये तीन मेजर पोजीशंस हो गई अपने पास। इसके अलावा हमारे पास और भी काफी ऑफिसर्स हैं प्रोविंशियल लेवल पे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है एक दरोगाई डाक, ये जो है कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन करते हैं। मान लीजिए कि राजा है, उसको अपने किसी सूबा के अंदर कोई पर्टिकुलर बात कम्युनिकेट करवानी है, तो फोन तो होते नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, ना ही हमारे पास में कोई मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है दरोगाई डाक का। डाक का मतलब हम समझते हैं आज भी डाक क्या होती है, वही पोस्ट होता है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है उसके हेड हैं ये, और कम्युनिकेशन करवाते हैं बिटवीन अदर पार्ट्स ऑफ द एम्पायर एंड द किंग। Apart from that, students, you will see that he used to pass on letters to the court through postal runners, जिनको हम मेरवाड्स कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो लेटर्स होते हैं ये एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। मान लीजिए राजा अपने किसी पर्टिकुलर ऑफिसर से बात करना चाह रहे हैं, लेटर के थ्रू बात कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था कि कोई और ये लेटर खोल ना ले या इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ ना ले। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स वी हैव वाकिया नवीस एंड वाकिया निगार्स। ये क्या है, ये जो लोग हैं पब्लिक के अंदर घूमते रहते थे। मान लीजिए कोई कांड हो गया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया, कोई मर्डर वर्डर हो गया, जो भी चीज़ है, तो बेसिकली एम्पायर के अंदर वाकिया नवीस वगैरह रहते थे जो कि रिपोर्ट्स लेके जाते थे डायरेक्टली एम्परर के पास कि भाई डे टू डे इनके एम्पायर के अंदर चल क्या रहा। इसके साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हम देखेंगे कि भाई हमारे पास में सुबह के बाद में क्या है, सरकार है, ठीक है, सरकार और परगना। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अपने पास सरकार आ गई और परगना आ गया। तो देखते हैं कि भाई सरकार और परगना में कैसे तरह के ऑफिसर्स होते थे। स्टूडेंट सरकार लेवल पर अपने पास में दो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं, जिसमें एक है फौजदार और दूसरे हैं अमलगुजार। फौजदार की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फौजदार जो है वो इंपीरियल ऑर्डर यानी कि राजा के ऑर्डर के ऊपर अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फौजदारी की बात करें तो बेसिकली फौजदार के अंदर जो एरिया आता है उसको कहते हैं फौजदारी, और अमलगुजार के अंदर जो एरिया आता है, अमलगुजार तो सरकार का हेड है, ठीक है, तो अमलगुजार के अंदर जो एरिया आ रहा है उसे हम कहते हैं सरकार। तो फौजदारी जो होती है स्टूडेंट्स वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है, जबकि सरकार एक टेरिटोरियल और रेवेन्यू डिवीजन होता है। सरकार क्या होता है, परगनास को इकट्ठा किया और एक सरकार बन गई।
लेकिन फौजदारी जो है वो आप देखेंगे दो सरकार को ओवरलैप भी कर सकती है, दो सरकार के ऊपर एक फौजदारी बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, जबकि ये एक टेरिटोरियल यूनिट है। अब फौजदार की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, इनको इनके नाम से ही पता चलता है, इनको किसी ना किसी चीज का प्रोटेक्शन करना है। तो दे हैव टू सेफ गार्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। तो जितना भी एरिया इनकी फौजदारी के अंदर आ रहा है, उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये प्राइमरी ड्यूटी है फौजदार की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसको करने के लिए नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका भी पार्ट इनके पास आता होगा। कुछ पार्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स है इनके एरिया में, उनके अंदर ये काम करते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये अमल गुजार जो हैं, जो इनकी फौजदारी के अंदर जो अमील या अमल गुजार बैठे हैं, उनको टाइमली कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो है उसके अंदर भी हेल्प करते हैं, जहां पे फोर्स रिक्वायर्ड होती है। मान लीजिए किसी एरिया में जो लोग हैं, पेजेंट हैं, पैसे नहीं दे रहे या जमींदार गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्टर हुआ उस पर्टिकुलर एरिया का, वो फौजदार की मदद लेता है कि भाई मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करवाना है। तो फौजदारी अलग यूनिट है, ठीक है। सरकार जो है ये अपनी टेरिटोरियल यूनिट है। सरकार जो है स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं टॉप पे कौन बैठा है, टॉप पे बैठा है अमल गुजार या फिर अमील। अमील जो होता है स्टूडेंट्स, इसका मेन काम क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन करने का, जिसमें अगर फोर्स की जरूरत पड़े तो फौजदार जो है इनकी हेल्प करता है। और ये दो मेजर पोजीशंस हैं अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। परगना लेवल पर आते हैं। परगना लेवल पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है या जो मेन हेड होता है परगना का, उसको अपन कहते हैं शिकदर। शिकदर जो है स्टूडेंट्स, वो परगना लेवल पर जो अमील्स हुए उनको रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो अमील जो टर्म है ये सरकार और परगना दोनों लेवल पर ये जो अमील्स हैं क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि भाई सरकार के लेवल पर इनको फौजदार हेल्प कर रहा है, शिकदर जो है इनको परगना लेवल पर हेल्प कर रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अमील्स जो है रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं परगना लेवल पर भी, उसके अलावा सरकार लेवल पर भी हमने इन ऑफिसर्स को देखा है, जिन्हें हम ज्यादातर अमल गुजार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे परगना लेवल पर हमारे पास एक और ऑफिसर है जिनको हम कहते हैं कानूनगो। कानूनगो का क्या काम है, इनको सारी लैंड के रिकॉर्ड्स रखने पड़ते थे। लैंड रिकॉर्ड में लैंड ट्रांजैक्शंस, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस, ये सारी चीजें होती हैं, तो इनके रिकॉर्ड जो है कानूनगो के हाथ में होते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कौन है, कोतवाल है। कोतवाल बेसिकली पुलिस होती है, ठीक है। तो कोतवाल जो होते हैं इनको इंपीरियल गवर्नमेंट जो है ये अपॉइंट करती है टाउन्स के अंदर परगना लेवल पर, और इनको लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज बनाया जाता है। तो ये लोग सिंपली पुलिस में है, ठीक है। कोतवाल को पुलिस बोला जाता है, जो डे टू डे के अंदर देखते हैं कि भाई दुनिया जो एम्पायर है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक से चल रहा है या नहीं। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास में मेजर सरकार और परगना लेवल पर ऑफिसर्स हो गए। अब आते हैं विलेज लेवल पर। विलेज लेवल पर स्टूडेंट्स हमारे पास में है खुट्स, जिनको एक स्पेलिंग और है इनकी खोट्स, ठीक है। एक तो खुट्स हो गए और दूसरे हो गए मुकद्दम। खुट और मुकद्दम जो है ये दोनों ही टर्म विलेज हेडमैन के लिए यूज होती है, और ये दोनों वो लोग हैं जिनके पास में हेरिडिटरी बहुत सारी लैंड होती है। तो ये हेरिडिटरी लैंड ओनर्स होते हैं, ठीक है। कुट्स और मुकद्दम्स हेरिडिटरी लैंड ओनर्स होते हैं, विलेज के अंदर बड़ी बड़ी बीघाओं में इनके पास में लैंड होती है, और ये विलेज हेडमैन की तरह भी सर्व करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पोजीशन है पटवारी की। इसका दिल्ली सल्तनत में भी डिस्कशन किया था। पटवारी आज भी होते हैं, और ये जो है विलेज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं उनका ध्यान रखते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारी पोर्ट्स हैं वो किलादार के अंडर होती हैं, और जो हमारे पोर्ट्स हैं जहां से अपनी मैरीटाइम ट्रेड हो रही है, उसके जो गवर्नर होते थे वो होते हैं मुत्सद्दी। मुत्सद्दी को एम्परर डायरेक्ट अपॉइंट करता है, क्योंकि भाई कस्टम्स के अंदर क्या जा रहा है क्या आ रहा है उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। मुत्सद्दी जो है स्टूडेंट्स वो टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, कस्टम टैक्स जो हो गया अपना वो कलेक्ट करते थे, और उसके अलावा एक कस्टम हाउस भी मेंटेन करते थे अपने पोर्ट्स के आसपास में। तो ये अपने पास में कुछ मेजर लेवल की पोजीशंस हैं। सेंट्रल पे देखी, सूबा लेवल पर देखी, और उसके अलावा सरकार, परगना और विलेज लेवल पे जो हमारे पास मेजर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मेजर ऑफिशियल्स हैं, उनके नाम देख लिए हमने और इनकी ज्यूरिसडिक्शन देखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की लाइक्लीहुड है, तो इनको स्टूडेंट्स ठीक से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अपने पास दो मेजर सिस्टम्स हैं। एक है हमारा मनसबदारी सिस्टम और दूसरा है हमारा जागीरदारी सिस्टम। तो एक एक करके मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम क्या होते हैं इनको ठीक से समझते हैं।
मनसबदारी सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, ये अकबर के अंडर इवॉल्व हुआ था, और इसके तहत हम लोगों ने जिन भी नए एरियाज को कैप्चर किया है उनके लोकल रूलर्स को नोबिलिटी के अंदर इंडक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं मनसबदारी सिस्टम जो है इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। बेसिकली मनसबदार कौन होते हैं, नोबिलिटी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इट बिकेम अ बेसिस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये जो मनसबदार हैं जो कि नोबिलिटी का पार्ट भी बनने वाले हैं, इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करना है और उसके अलावा राजा के बिहाफ पे मिलिट्री भी मेंटेन करनी है। तो सिविल और मिलिट्री दोनों एडमिनिस्ट्रेशन मनसब सिस्टम के थ्रू करी जाती थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम मनसबदारी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो शब्द मनसब है, मनसब का मतलब होता है एक प्लेस या फिर पोजीशन। सो मनसब मीन्स अ पोजीशन, अ रैंक ऑफ अ नोबिलिटी। Further students, if you talk about mansab, mansab is divided into two parts, that is जात and सवार। मनसब के अंदर दो पार्ट होते हैं, जात और सवार। जात जो होती है वो किसी नोबल की पर्सनल रैंक बताती है। जात जो होती है वो किसी नोबल की पर्सनल रैंक बताती है। न्यूमेरिक टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि 100, 200, 500, 700। जिसकी रैंक जितनी ज्यादा है उसको उतनी ज्यादा पेमेंट मिलती है। ठीक है, अगर मैं 500 नंबर की, 500 रैंक है मेरी, 500 मेरी जात रैंक है एज अ मनसबदार, यानी कि मैं नोबिलिटी में बहुत हायर पोजीशन पे हूं, और उसी अकॉर्डिंग मेरी सीटीसी या फिर मेरी पेमेंट जो है वो तय होगी। सवार नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, सवार का मतलब ये होता है कि मुझे राजा के बिहाफ पे कितनी मिलिट्री, कितनी कैवलरी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो जितनी मेरी सवार रैंक होगी, जितनी ज्यादा मेरी सवार रैंक है उतनी ज्यादा मुझे कैवलरी मेंटेन करनी होगी, जितनी कम है उतनी कम कैवलरी मेंटेन करनी होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मनसबदारी सिस्टम में मनसब का मतलब क्या होता है, प्लेस और पोजीशन। ठीक है, ये फर्दर दो पार्ट में टूटती है, जात और सवार। जात क्या होती है, आपकी पर्सनल रैंक बताती है कि आप नोबिलिटी की रैंकिंग में कहां पर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरी पर्सनल रैंक का जो नंबर जितना ज्यादा है उतनी हायर पोजीशन पे मैं हूँ। सवार का मतलब क्या होता है, मुझे मुगल्स के बिहाफ पे कितनी आर्मी, कितनी कैवलरी मेंटेन करनी है। जितनी ज्यादा मेरी सवार रैंक होगी उतनी ज्यादा मुझे कैवलरी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसके तहत अगर हम जिस्ट में देखें मनसबदारी सिस्टम क्या है, तो इसके अंदर हम नोबल्स जो हैं, नोबिलिटी जो है, उनकी रैंक को फिक्स करते हैं। उसके अलावा जात के थ्रू उनकी सैलरी फिक्स करते हैं, और उसके अलावा कितनी कैवलरी उनको मेंटेन करनी है उसका नंबर हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रैंक और सैलरी जात के बेसिस पे फिक्स हो जाती है, और नंबर ऑफ कैवलरी कैसे मेंटेन करनी है ये आपकी सवार रैंक के बेसिस पे फिक्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया था कि जो रैंक्स हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होती हैं। जितनी ज्यादा नंबर की मेरी रैंक है उतनी ज्यादा मेरी सैलरी होगी, जितनी ज्यादा मेरी जात रैंक है उतनी टॉप ऑफिशियल हूं मैं, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी मिलेगी। जितनी ज्यादा मेरी सवार रैंक है उसके अकॉर्डिंग मुझे कैवलरी मेंटेन करनी पड़ेगी। मनसब सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जात क्या होती है भाई, अपनी पर्सनल रैंक होती है, और सवार का मतलब होता है कि मुझे कितना कंटिजेंट मेंटेन करना है मुगल रूलर के बिहाफ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जात रैंक से आपको अपनी ऑफिशियल हायरार्की पता चल जाती है। अगर मेरी रैंक 500, 600, 700 है तो मैं टॉप हायरार्की में हूँ, उसी की जगह अगर मेरी रैंक 100, 200 है तो मैं लोअर लेवल पर हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि यहाँ तक का जो पार्ट है ये सब अकबर के अंडर इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ही जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आएंगे, ये मनसबदारी सिस्टम के अंदर कुछ कुछ अपने हिसाब से एडिशन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई वन बाय वन इन्होंने क्या चेंजेस किए मनसबदारी सिस्टम में। मनसबदार के अंदर स्टूडेंट्स, मनसबदारी सिस्टम में हम देखते हैं कि जहांगीर ने एक नया प्रोविजन निकाला सवार रैंक के अंडर। तो सवार रैंक को थोड़ा सा ट्विस्ट किया इन्होंने। बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जहांगीर और फर्दर रूलर्स के अंडर भी एक्सपेंशन चल रहा है। एक्सपेंशन के तहत अपने को क्या करना होता है, भी बहुत पैसा लगाना होता है, बहुत पैसा लगाना होता है, और एक्सपेंशन के लिए अपने को बहुत सारी मिलिट्री चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी मिलिट्री चाहिए तो सामने वाले को बहुत सारा पैसा भी तो देना पड़ जाएगा, उसकी जात रैंक बढ़ानी पड़ जाएगी। इस वजह से हम देखते हैं कि जहांगीर एक मेथड लेके आते हैं जिसको कहते हैं हम दू अस्पास सी अस्पास सिस्टम, जिसमें सिलेक्टेड मनसबदार जो हैं उनकी जात रैंक ना बढ़ाते हुए उनकी सवार रैंक बढ़ा दी जाती है। यानी कि तुम्हारी सैलरी तो बढ़ाई नहीं, ठीक है, तुम्हारी सवार रैंक बढ़ा दी, तुम्हारे को कितनी मिलिट्री कंटिजेंट मेंटेन करनी है उसका नंबर बढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारी जो जात रैंक है, जो तुम्हारी सीटीसी डिसाइड करेगी, वो सेम ही है।
ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम सेंट्रल ट्रेजरी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव न डालें और एक्सपेंशन कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड नोबल्स हैं जो कि लार्जर कोटा ऑफ ट्रूपर्स जो हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनकी जात रैंक नहीं इंक्रीज करी जाएगी। और ये दो अस्पा सी अस्पा का सिस्टम कौन लेके आते हैं? जहांगीर लेकर आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो नेक्स्ट चेंज आ रहा है वो किसके अंडर आ रहा है? वो शाहजहां के अंडर आने वाला है। ठीक है, जहांगीर के अंडर क्या ऐड हुआ? दुअस्पा सीएस्पा सिस्टम हुआ। अब जो नेक्स्ट चेंज आएगा वो शाहजहां के अंदर आने वाला है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बेसिकली हमारे जो ये मनसबदार हैं, ठीक है, मनसबदार कौन है? मान लो कि मैंने मेवाड़ का रीजन कैप्चर कर लिया। अब जो मेवाड़ के रूलर्स हैं उनको मैंने नोबिलिटी में इंडक्ट किया और उनको मैंने मनसबदार बना दिया। अब वो जो मनसबदार हैं उनको क्या करेंगे हम? उनको हमें पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो पेमेंट जो हम उन्हें करते हैं वो हम कैश में नहीं करते, हम उनको एक लैंड का टुकड़ा दे देते हैं जिसे हम कहते हैं जागीर। तो जागीर का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट, जबकि मनसब का मतलब होता है रैंक या पोजीशन। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं मेवाड़ की रूलर हूँ और मेरे को जागीर में मेवाड़ी मिल गया। ठीक है, इसको हम वतन जागीर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी अकबर में पढ़ाया था। तो मेरे को क्या होगा? जागीर में मिल गया मेवाड़ वापस से। अब मेवाड़ के अंदर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो पार्ट तो मुगल एम्पायर का है। तो हम देखते हैं कि भाई मेवाड़ की जागीर जो मुझे मिली हुई है वहां पे मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और उसके अलावा मेरे को वहां का रेवेन्यू कलेक्शन करना है जिसमें से मेरी सैलरी निकलेगी। अब रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसमें बहुत गड़बड़ आती थी। बेसिकली यहाँ पर एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं जमा और हासिल का सिस्टम। जमा का मतलब क्या होता है कि हमने साल में बिगिनिंग में ही एक एस्टिमेट लगा लिया कि इस साल इस पर्टिकुलर एरिया से इतना रेवेन्यू आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? जमा। और साल के एंड में हमारे पास जो टोटल आया, जो एक्चुअली में हासिल हुआ, जो हाथ में पहुंचा, उसको हम कहते हैं हासिल। सो द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम अ जागीर ड्यूरिंग 1 year इज नोन एज जमा, whereas the actual revenue collection which is collected at the end of the year is known as हासिल। तो अब क्या होता था, किसी जागीर के अंदर आप देखेंगे जमा और हासिल के बीच में बहुत गैप आता था। मान लीजिए कि मैंने अपने माइंड में सोचा कि भाई मैंने जो एस्टिमेट लगाया कि इस पर्टिकुलर एरिया से साल भर के अंदर 1 लाख रुपए की जमा हो जाएगी, और हासिल हुए 70,000 रुपए। तो बीच में 30,000 रुपए कहाँ गए? जागीरदार खा गया, बीच की नोबिलिटी खा गई, बीच के जो ऑफिसर्स हो गए वो खा गए। तो जमा और हासिल के अंदर गैप खूब होता था। ठीक है, अब ये जो जमा और हासिल के बीच का गैप था ना, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए शाहजहां ने मनसबदारी सिस्टम के अंदर एक और नया मेजर लेके आए वो। ठीक है, क्योंकि जो मनसबदार है वो अपनी जागीर में जागीरदार भी हो गया, राइट। मनसबदार नोबिलिटी है, लेकिन उसको पेमेंट कैसे हो रही है? जागीर में हो रही है, और इस जागीर में वो जागीरदार भी है और मनसबदार भी है। तो यहाँ पे जब उसको जमा जो एस्टिमेट होता था उसकी जगह जब वो हासिल एम्परर के पास लेके जाता था कि भाई इतने ही आए हाथ में, तो पता तो चल रहा है कि गड़बड़ किसने करी है। लेकिन इस गड़बड़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक सिस्टम लेके आते हैं शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया? इन्होंने एक मंथ स्केल का सिस्टम निकाल दिया जिसको इन्होंने मनसबदारी सिस्टम में ऐड कर दिया। ये हम किस लिए कर रहे हैं? टू कॉम्पनसेट द गैप बिटवीन जमा एंड हासिल। सो बेसिकली मान लीजिए कि कोई मनसबदार है, मनसबदार जो है उसने जमा तो बताई 1 लाख रुपए और हासिल लेके आया 70,000 रुपए। ठीक है, तो बीच के 30,000 रुपए हमें पता है कि मनसबदार खा चुका है, और वो बोल सकता है कि भाई इधर खर्च हो गए, उधर खर्च हो गए, या ये मेरी मेरे तो सैलरी का इतना पार्ट बन गया इसके अंदर। तो मनसबदार की तो सैलरी को फिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने मनसबदार की जो सैलरी है उसको फिक्स कर दिया, कितनी भी जमा हो कितनी भी हासिल हो तुम्हारी सैलरी इतनी होगी और मंथ स्केल के बेसिस पर तुम्हारे को मिलेगी। ये हम क्यों कर रहे हैं? जमा और हासिल जो है इसके बीच का जो गैप है इसको रियलाइज करने के लिए कर रहे हैं, जिससे मनसबदार जो है तुम्हारे पास तो भाई इतने ही पैसे जाएंगे, अगर इसके बाद कोई गड़बड़ हो रही है तो वो हम कैलकुलेशन में से निकाल सकते हैं। तो मंथ स्केल के बेसिस पर हमने मनसबदार की सैलरी फिक्स कर दी, जो अभी तक रिलेटेबल थी कि कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर। तो अब हमने उसको रिलेटेबल से हटा के हमने उसको फिक्स कर दिया है कि कितनी भी कलेक्शन हो तुम्हारी सैलरी इतनी है, और इस बेसिस पे आपको मंथली पेमेंट हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मनसबदार फंस गया, क्योंकि अगर ज्यादा पैसे ले लिए तो बची हुई कैलकुलेशन में से जमा और हासिल का जो गैप है उसमें से कैलकुलेशन निकाल के पता कर सकते हैं कि इसने पैसे खाए हैं या नहीं खाए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि शाहजहां ने जो है जमा और हासिल के गैप को ठीक करने के लिए मंथ स्केल का सिस्टम निकाला। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में कौन आते हैं, इसके बाद हमारे पास आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब ने भी मनसब सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस किए। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने मनसबदारी सिस्टम में एक एडिशनल रैंक निकाली, जिसको हम कहते हैं मशरूत। मशरूत इज अ कंडीशनल रैंक। सबसे पहले तो इस बात को समझने के लिए हमें औरंगजेब की रेन के बारे में पता होना चाहिए। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि औरंगजेब की रेन के अंदर बहुत सारे एक्सपेडिशंस हुए हैं, खासकर कि डेक्कन जो है वहां पर तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेडिशंस चल रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस वजह से हमारे को बहुत सारा पैसा भी चाहिए और बहुत सारी आर्मी भी चाहिए। ठीक है, इतना सारा एक्सपेडिशन हो रहा है तो आर्मी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने एक एडिशनल कंडीशनल रैंक निकाली जिसे कहते हैं मशरूत। मशरूत के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि किसी मनसबदार की सवार रैंक को टेम्पररीली बढ़ा रहे हैं। अगेन स्टूडेंट्स, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दुअस्पा सीएसपा। दुअस्पा सीएसपा में हमने कुछ मनसबदारों को पकड़ा और उनकी परमानेंटली सवार रैंक बढ़ा दी, जात रैंक ना बढ़ाते हुए। लेकिन मशरूत जो है ये कंडीशनल, ठीक है, ये एक कंडीशनल रैंक है, जो कि मान लो अगर कोई वॉर होने वाला है, कोई बैटल होने वाला है, उससे पहले हम किसी मनसबदार की टेम्पररीली, ठीक है, टेम्पररीली सवार रैंक बढ़ा देते हैं। और जो हमें टेम्पररीली इसकी सवार रैंक बढ़ाते हैं, इसके तहत हम इसको जागीर भी देते हैं कि आप वहां से अपनी पेमेंट निकाल लेना। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि औरंगजेब ने एक और डिडक्शन किया था, और ये जो डिडक्शन था ये इन्होंने मनसब की सैलरी में से ही किया था, जिसे कहते हैं खुराक इद्दवब। ठीक है, खुराक इद्दवब जो है ये बेसिकली वो टैक्स है, वो डिडक्शन है जिससे एनिमल्स और इंपीरियल स्टेबल के अंदर जो जानवर होते थे उनकी कॉस्ट मीट करने के लिए होता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्विक रिव्यू लेते हैं मनसबदारी सिस्टम का। मनसबदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो अकबर के अंडर ये इंट्रोड्यूस हुआ है। और मनसबदार कौन होता है, नोबिलिटी होती है। नोबिलिटी जो होती है उसकी रैंक दो बेसिस पर डिफाइन होती है, जात और सवार। जात से हमें इसकी नोबिलिटी में हायरार्की पता चलती है, और सवार से हमें पता चलता है कि भाई इनको कितनी कैवलरी मेंटेन करनी है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब जहांगीर आते हैं तो वो सवार रैंक के अंदर एक चेंज करते हैं, और इसको हम कहते हैं दुअस्पा सीएस्पा सिस्टम। दुअस्पा सीएस्पा में हम क्या करते हैं, किसी मनसबदार की जात रैंक को हम सेम रखते हैं लेकिन उसकी सवार रैंक इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि उसे ज्यादा मिलिट्री कंटिजेंट मेंटेन करनी पड़े। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शाहजहां। शाहजहां की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास जमा हासिल का गैप आ रहा है, जिसमें हमें पता है कि गड़बड़ कौन कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है मनसबदार। इसीलिए हम एक मंथ स्केल पेमेंट सिस्टम निकालते हैं, जिसके बेसिस पे मनसबदार की जो सैलरी है इसको हम फिक्स कर देते हैं, जिससे ये चोरी चकारी ना कर पाए। फिर हमारे पास में आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो है उनकी रेन में बहुत सारे एक्सपेडिशंस चल रहे हैं, और इस वजह से ये कंडीशनल सब रैंक बनाते हैं मनसब सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं मशरूत रैंक, जो टेम्पररीली किसी भी मनसबदार की सवार रैंक को बढ़ा सकती है, जात रैंक को बढ़ाए बिना। और जैसे ही मान लो कोई बैटल कैंपेन है वो खत्म हो गया तो दोबारा उसकी जो सवार रैंक है उसको कम कर दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए स्टूडेंट्स बाय एंड लार्ज मनसबदारी सिस्टम हुआ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जागीरदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम नोबिलिटी के लिए है, जागीरदारी सिस्टम पेमेंट का सिस्टम होता है। जागीर के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट आप नोबिलिटी को भी करते हो, पेमेंट आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को भी करते हो, पेमेंट आप आर्मी को भी करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मनसब सिस्टम का मतलब हुआ नोबिलिटी को कैसे इंडक्ट करना है, और जागीर जो है उससे पेमेंट करी जाती है। पेमेंट नोबल्स को भी होती है, जागीरदार को भी, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल को भी होती है, उसके अलावा आर्मी को भी होती है। और उसके अलावा जागीर क्योंकि एक पीस ऑफ लैंड होता है, लिटरली एक लैंड का टुकड़ा होता है, तो उसको हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चैरिटी में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि मनसब क्या होती है और जागीर क्या होता है। जागीर इज अ पीस ऑफ लैंड, मनसब इज अ रैंक और अ पोजिशन ऑफ अ नोबिलिटी।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जागीर जो है, जागीर क्या होती है? इट इज एन असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके तहत हमारे को क्या होता है, एक कोई नोबल है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है या फिर कोई आर्मी का ऑफिशियल है, उसको एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता है जहां से वो, जिसकी वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और उसके अगेंस्ट वो अपनी सैलरी निकालेगा। सो बेसिकली इट इज अ लैंड रेवेन्यू assignment in lieu of cash salary. इट इज अ लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी। सीधे सीधे कैश देने की जगह हम इनको एक पीस ऑफ लैंड देते हैं जिसकी देखरेख करना इनका काम है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी देखरेख के तहत जो रेवेन्यू का जनरेशन होता है उसमें से ये अपनी सैलरी निकालते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो एरियाज हैं, जो लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट है, इसको मुगल पीरियड में बोला जाता है जागीर, जबकि दिल्ली सल्तनत में हम इसको क्या बोलते थे? इक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट जो हो रही है जागीर के फॉर्म में हो रही है, दिल्ली सल्तनत में सेम इसको इक्ता बोला जाता था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखेंगे जागीरदारी सिस्टम जो है उसके अंदर जागीर क्या होती है? एक पीस ऑफ लैंड होती है विच इज गिवन इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी टू द नोबिलिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। जो इसके होल्डर होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम जागीरदार बोलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर मनसबदार जो है वो जागीरदार है, क्योंकि पेमेंट तो उससे जागीर में, जागीर के अंदर हो रही है। लेकिन हर जागीरदार मनसबदार नहीं हो सकता। लेट्स से कि मैं एक मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ, ठीक है, और अकबर ने मुझसे खुश होके मुझे एक फ्री की जागीर दे दी, टैक्स फ्री। ठीक है, तो मुझे वो जो पीस ऑफ लैंड मिल गया जागीर में, उसके तहत मैं नोबल थोड़ी बन गई, मैं नोबिलिटी थोड़ी हो गई। चला तो मैं अभी भी वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही रही हूँ, लेकिन मैं भी एक जागीरदार हूँ। मेरे पास एक जागीर है जो मुझे खुश होकर अकबर ने दे दी। इसीलिए हर मनसबदार के पास जागीर है, लेकिन हर जागीरदार मनसबदार नहीं होता, यानी कि हर जागीरदार नोबिलिटी नहीं होता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे जागीरदारी सिस्टम जो है वो मनसबदारी सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि हर मनसबदार को पेमेंट कैसे होती है? जागीर के अंदर पेमेंट होती है। राजपूतों को खास करके उनकी खुद की पुश्तैनी लैंड ही जागीर में मिल जाती थी, जिसे हम कहते हैं वतन जागीर। लेकिन बाकी के जो लोग हो गए, बाकी के जो लोकल रूलर्स हो गए जिनके पास में और जिनके एरिया को कैप्चर किया गया है, जरूरी नहीं है कि उनको उनकी सेम लैंड मिल जाए। इसी वजह से उनको जो अलग से जागीर मिल रही है वो डिफरेंट हो गई। लेकिन हम देखते हैं राजपूत्स के लिए एक स्पेसिफिक सब कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं वतन जागीर। Apart from this, students, you will see that this Jagirdari system was an integral part of the Mansabdari system, and this was developed under Akbar, and it had gone to multiple, it has seen multiple changes under the successors. So basically, students, हम देखते हैं मनसबदारी सिस्टम में चेंज आए तो नेचुरली उसके पेमेंट सिस्टम में भी चेंज आ गए थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अकबर का जो टाइम पीरियड था उसमें जितना भी मुगल एम्पायर का लैंड है, जितना भी मुगल एम्पायर का लैंड है वो दो पार्ट में टूटा हुआ था। या तो हमारे पास वो खालिसा है या जागीर है। स्टूडेंट्स, खालिसा का मतलब क्या होता है? खालिसा होती है आपकी क्राउन लैंड। खालिसा होती है आपकी क्राउन लैंड। आपको मैंने एंशियंट पीरियड से बताना शुरू किया था कि क्राउन लैंड एक कॉन्सेप्ट होता है। मौर्यस के अंदर इसको क्या कहते हैं? सीता लैंड। ठीक है, इसके अलावा विजयनगर पीरियड के अंदर क्राउन लैंड को क्या कहते हैं? भंडारवध। उसी तरह से हम देखते हैं मुगल्स के अंडर जो क्राउन लैंड है, दिल्ली सल्तनत में भी इनफैक्ट जो क्राउन लैंड है उसको कहा जाता है खालिसा। क्राउन लैंड का मतलब क्या होता है? वो लैंड जिसकी रेवेन्यू जो आएगी वो डायरेक्ट इंपीरियल ट्रेजरी में जाएगी। जैसे आज हम कहते हैं ना कि ये तो सरकार की लैंड है, उसी तरह से ये राजा की लैंड है। तो इस पे से जो भी पैसा आएगा, जो भी रेवेन्यू आएगा, वो सीधा सेंट्रल ट्रेजरी के अंदर जा रहा है। ठीक है, सो क्राउन लैंड को हम मुगल्स में और दिल्ली सल्तनत दोनों के अंदर बोलते हैं खालिसा। तो कुछ पार्ट तो एम्पायर का खालिसा है और बाकी पूरा पार्ट जो है वो जागीर लैंड्स होते हैं जो पेमेंट्स के लिए यूज करी जाती है। पहले में से जैसा कि मैंने आपको बताया, खालिसा लैंड्स में से जो रेवेन्यू आ रही है वो सीधे इंपीरियल ट्रेजरी में जाएगी, जबकि जागीर जो है वो जागीरदार्स को दी जाती है इन ल्यू ऑफ देयर कैश सैलरी। तो सीधे कैश देने की जगह हम उनको एक पीस ऑफ लैंड देते हैं जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन करके, जिसका लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करके वो अपनी सैलरी निकालते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम जागीरदारी सिस्टम की बात करें
ये करप्शन ना करें स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या होता था कि जागीरदार की जो जागीर होती थी उसके कुछ पार्ट को कभी कभी शिफ्ट कर दिया जाता था। बेसिकली जागीर जो है ट्रांसफरेबल होती थी, जिससे कि कोई अपनी लोकल रूट्स ना बना ले उस एरिया के अंदर। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो एम्परर है वो किसी जागीरदार की जागीर को चेंज भी कर सकता है। तो ये असाइनमेंट्स क्या हैं? दीज आर नॉट परमानेंट, यानी कि ये ट्रांसफरेबल है, और उसके अलावा ये हेरिडिटरी नहीं है। दे आर नॉट हेरिडिटरी, यानी कि ऐसा नहीं कि एक जागीरदार से उसके बेटे को चले जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं दे आर ट्रांसफरेबल एंड नॉट हेरिडिटरी, बट देर इज एन एक्सेप्शन। व्हाट इज द एक्सेप्शन? द एक्सेप्शन इज वतन जागीर। वतन जागीर जो कि राजपूतों को मिलती थी, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होगी, वो राजपूत जो रूलर है उसके बेटे को ही जाएगी, और उसके अलावा हेरिडिटरी है, यानी कि एक ही फैमिली के अंदर रन करेगी वो लैंड। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो सैलरी है मनसबदार की वो कैश में या तो पे होती थी, जिसको कहते हैं नकदी, पर इसमें बहुत ही रेयरली होती थी। प्रेफरेबल मोड जो था हमारा वो जागीर ही थी। और ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि भाई जागीर होती क्या है। पीस ऑफ लैंड होता है, ट्रांसफरेबल होता है, नॉट हेरिडिटरी होता है, और करप्शन टैकल करने के लिए हम इसको ट्रांसफर भी करते रहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपनी जागीर और खालिसा। तो इसका जो रेशियो है ये फ्लक्चुएट होता रहता था मुगल रूल के अंदर, कि भाई कभी कितनी परसेंट जागीर है, कितनी परसेंट खालिसा है, इसका फ्लक्चुएशन होता रहता था। इसके जो नंबर्स हैं उनको हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जागीर के अंदर सब कैटेगरीज हैं। सब कैटेगरीज में चार मेजर सब कैटेगरी हैं। एक है हमारी तनख्वाह जागीर, जो सिंपली हम देखते हैं किनको दी जाती है, भाई जागीरदार को दी जाती है। जो भी हमारे जागीरदार के अंदर हमारे पास मनसबदार हो गए जिनको जागीर मिल रही है। उसके अलावा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनको हमेशा कैश सैलरी मिले, हो सकता है कि उनको कोई जागीर दे दी जाए जिसको उन्हें एडमिनिस्टर करना है। तो तनख्वाह जागीर मिल रही है इन ल्यू ऑफ कैश सैलरीज। उसके अलावा वतन जागीर एक सब कैटेगरी है, जो हम देखते हैं कि उस रूलर को दी जाती है जिसको उसकी लोकल डोमिनियन ही एज अ जागीर दे दी जाती है, और ज्यादातर वतन जागीर राजपूतों को मिलती थी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में है मशरूत जागीर। मशरूत के बारे में मैंने आपको बताया था, ये औरंगजेब ने स्टार्ट किया था कंडीशनल रैंक्स। तो कंडीशनल रैंक्स के टाइम पे क्या सवार बढ़ा देते थे, आपको ज्यादा मिलिट्री मेंटेन करनी है, तो उस टाइम पे उस जागीरदार को या जो भी वो बंदा है जिसको एक्स्ट्रा कैवलरी मेंटेन करनी है उसको मशरूत जागीर दी जाती थी, जिससे कि वो इसकी पेमेंट निकाल सके, जो खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको निकाल सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में चैरिटेबल लैंड ग्रांट्स हैं, और या फिर नोबल फैमिलीज को, जो मुस्लिम नोबल फैमिलीज को स्पेसिफिकली जो जागीर मिलती है उसे हम कहते हैं अल्तमक जागीर। अल्तमक जागीर जो है वो मुस्लिम फैमिलीज को अपनी प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर मिलती थी। तो ये वाली जो जागीर है ये भी नॉट ट्रांसफरेबल है और हेरिडिटरी है। ठीक है। और ये वाली भी नॉट ट्रांसफरेबल है और हेरिडिटरी है, जबकि ये दोनों जो हैं ये सिंपली आपको कैश सैलरी के अगेंस्ट मिल रही है, इसलिए ये ट्रांसफरेबल भी हैं और ये हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि आपके बाद आपकी फैमिली को नहीं मिलेंगी। ऑलराइट, सो ये हमारे पास में 4 सब कैटेगरीज हैं जागीर्स की। इसमें स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया तनख्वाह जागीर जो है वो ट्रांसफर हो जाती थी हर 3 से 4 साल में, जो जागीरदार है उसकी जागीर बदल जाती थी। वतन जागीर मैंने आपको बताया आपको अपने लोकल लैंड के अंदर मिलती है, जो आपकी फैमिली के अंदर जो लैंड पुश्तों से रही है उस पर मिलती है, इसलिए हेरिडिटरी है और ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो सूबा के दीवान होते थे, ठीक है, इनको जागीरदार जो हैं इनके ऑपरेशन जो है, अगर ये मान लीजिए कि कुछ ऑपरेस कर रहे हैं, जबरदस्ती ज्यादा पैसा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये दीवान है, टेक्निकली सूबेदार जो है आपका, उसका रोल होता था कि भाई जागीरदार का ऑपरेशन जो है उसको कंट्रोल करे। फौजदार जो है उनके पास जो फौजदारी वाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वहां पे ये जागीरदार की मदद करते थे रेवेन्यू कलेक्शन में। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। स्टूडेंट्स अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम एग्रीकल्चर कैसी थी, सॉरी, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा जो एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन है वो हर रूलर की रेन में थोड़ा 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 बढ़ा ही है, क्योंकि जैसे जैसे एम्पायर के अंदर नई नई टेरिटरीज ऐड होंगी तो नई लैंड आ गई आपके पास और उस नई लैंड पे और कल्टीवेशन हो रहा है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता जा रहा है।
तो सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम बढ़ा है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम हमने डेक्कन के अंदर बीजापुर, गोलकोंडा ये सब कैप्चर कर लिया था, हमने कर्नाटका तक का पूरा रीजन कंट्रोल कर लिया था, और इस वजह से एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन सबसे ज्यादा बढ़ा इन कंपैरिजन टू अकबर। नेचुरली, क्योंकि अकबर के टाइम पे कम एक्सपेंशन हुआ है और औरंगजेब के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था। इसमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सबसे वाइडली ग्रोन जो क्रॉप्स थी उसमें आती है हमारी शुगर केन की कैश क्रॉप, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, और बंगाल इसका मेन सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, और इनको आपको याद रखना है कि भाई कौन सी कैश क्रॉप सबसे ज्यादा उगाई जाती थी और कहाँ पे ये सबसे ज्यादा उग रही थी, तो शुगर केन और बंगाल में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे बयाना जो कि आगरा के पास है, और सरखेज जो कि अहमदाबाद के पास है, यहाँ से हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की दूसरी कैश क्रॉप मिलती है, विच इज इंडिगो। इंडिगो जो है स्टूडेंट्स, ये डाई करने के लिए यूज होती थी, इंडिगो कलर में कपड़े को डाई करने के लिए यूज करते थे इंडिगो, ये कैश क्रॉप होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे सेरिकल्चर बहुत वाइड स्केल पर प्रैक्टिस हो रहा था। सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? सिल्क वर्म्स को रियर करना, जिसके थ्रू हम सिल्क निकालते हैं। तो सेरिकल्चर, सिल्क जो होती है वो एक कीड़े से आती है, ठीक है। तो सिल्क जो है उसके जो कीड़े होते हैं उनकी रियरिंग करना और उससे सिल्क जो निकालना होता है, इस प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं। और ये सल्तनत पीरियड में थोड़े मॉडर्न स्केल पे होती थी, लेकिन मुगल पीरियड आते आते बहुत ज्यादा सेरिकल्चर प्रैक्टिस होने लग गया था, और बंगाल हमारा सिल्क प्रोडक्शन का मेजर सेंटर था। तो बंगाल से दो चीजें आ रही हैं, एक तो इंडिगो आ रहा है, सॉरी, एक तो शुगर केन आ रहा है, और दूसरा हमारे पास सिल्क आ रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे बिहार और मालवा से हमें ओपियम मिलता है। ओपियम स्टूडेंट्स एक टाइप का इंटॉक्सिकेंट होता है, और ये जो है बिहार और मालवा में बहुत ज्यादा बनता था और बिकता था। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास में मुगल पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा टोबैको की कल्टीवेशन होने लग गई। टोबैको जो है वो ओरिजिनली इंडिया में नहीं उगता था, इस पर्टिकुलर क्रॉप को इंडिया में पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। पोर्चुगीज 1498 में वास्को डगामा आ गए थे, उसके बाद में हम देखते हैं पोर्चुगीज इंडिया के अंदर बैठे हैं। इन्होंने इंडिया में 16th सेंचुरी के अंदर जो है टोबैको का कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में ये काफी वाइड स्प्रेड हो गया, और आज ये इंडिया की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स में से है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं सूरत और बिहार मेजर टोबैको प्रोड्यूसिंग सेंटर्स बने मुगल्स के अंडर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं 17th सेंचुरी से कॉफी का कल्टीवेशन भी जो है वो काफी ज्यादा शुरू हो गया। पोर्चुगीज स्टूडेंट्स टोबैको के अलावा और भी काफी सारी क्रॉप्स लेके आए थे, जैसे कि वो पाइनएप्पल, पपाया, कैश्यूनट, ये सब जो है इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा पटेटो, चिलीज और टोमेटो, ये भी पोर्चुगीज ने ही इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। So these are all the crops which were introduced by the Portuguese. इसके अलावा काबुल से हम चेरी लेकर आते थे, और लीची और गुआवा जो है इनकी खेती भी इंडिया में मुगल पीरियड के अंदर ही इंट्रोड्यूस करी गई है। तो एग्रीकल्चर में क्या नए इंट्रोडक्शन हुए और कौन सी कैश क्रॉप्स और उनके मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स क्या थे, इन सबको आप ध्यान में रखेंगे, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और रेवेन्यू असेसमेंट के मेथड्स देखते हैं कि भाई मुगल्स के अंडर रेवेन्यू असेसमेंट कैसे होता था। सो बेसिकली मुगल्स के अंडर रेवेन्यू असेसमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेवेन्यू असेसमेंट में लैंड रेवेन्यू असेसमेंट आती है, कि भाई लैंड का असेसमेंट किस तरह से किया जाए कि हम ये टैक्स ब्रैकेट निकाल सके कि भाई इसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है। तो मुगल्स के अंडर अपने पास तीन मेजर टाइप के रेवेन्यू असेसमेंट मेथड्स थे। एक था हमारे पास बटाई। बटाई को और क्या कहते हैं? बटाई को और कहते हैं गल्ला बख्शी। इसका सेकंड नेम है गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी बहुत सिंपल सा सिस्टम था। इसके अंदर आपकी जितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है उसका एक फिक्स रेशियो जो है वो आपको स्टेट को दे देना है। मान लो मैंने 100 किलो गेहूं उगाया और मेरे पे 30% टैक्स है, तो मैं 30 किलो गेहूं जो है वो सीधे सीधे स्टेट को दे दूंगी, काम खत्म हो गया। ये होती है बटाई या गल्ला बख्शी। इसके अंदर लैंड का मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स जो है वो प्रोड्यूस के ऊपर लग रहा है। इसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं कानकुट। कानकुट को नसक भी कहा जाता है। तो दो नाम है इसके भी, कानकुट या नसक। नसक के अंदर क्या होता है? पहले लैंड का मेजरमेंट होता है, और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी का एस्टिमेट निकाला जाता है कि भाई यहां से इतने किलो जो है कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप जो है उसका प्रोड्यूस आ जाएगा, और उसके बेसिस पर हम टैक्स ब्रैकेट बनाते हैं। मेजरली जो टैक्स ब्रैकेट होता था वो 1/3 ऑफ द एवरेज यील्ड होता था। तो कानकुट
काफी अलग है गला बख्शी से, क्योंकि इसके अंदर अपन जो लैंड है उसको मेजर कर रहे हैं, फिर अंदाज लगा रहे हैं कि इस पे से कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, इस पे से कितना किलो कोई भी क्रॉप जो है वो निकल के आएगा एंड में। उसके बेसिस पे टैक्स ब्रैकेट बनाते हैं, और जनरली जो टैक्स ब्रैकेट होता था वो एवरेज यील्ड का 1/3 पोर्शन होता था। तीसरा जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसको टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया था, इसकी बात हमने अकबर में भी करी है, और इसको हम कहते हैं दहसाल सिस्टम। दहसाल में दह का मतलब होता है 10 और साल का मतलब होता है ईयर, सो इट्स अ 10 ईयर सिस्टम स्टूडेंट्स। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को जब्ती भी बोला जाता था। तो हर सिस्टम के दो नाम हैं, दहसाल सिस्टम को जब्ती भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास में जो नकदी सॉरी नसक सिस्टम है हमारे पास में, जो उस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हर साल हमें फ्रेश रेट्स कंपाइल करनी पड़ेंगी। कैसे? हर साल हमारे को लैंड जो है उसको मेजर करना पड़ेगा, फिर एस्टिमेट निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बेसिस पे टैक्स रेट बनानी पड़ेगी। तो हर साल ये काम करना बहुत ही टीडियस था। इस वजह से टोडरमल जो है उन्होंने एक नया रेवेन्यू असेसमेंट का सिस्टम निकाला, जिसे कहते हैं आईने दहसाल, यानी कि 10 ईयर रेवेन्यू रेट सिस्टम। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लास्ट 10 साल की एवरेज रेट किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की निकाल लेते हैं और उसकी कैश वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बेसिस पर हम टैक्स ब्रैकेट बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जब्ती या दहसाल सिस्टम था ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जो टैक्स ब्रैकेट है उसको इरेगुलर इंटरवल्स पे चेंज कर दिया जाता था और उसको हर साल अपडेट नहीं किया जाता था, और इस वजह से प्रॉब्लम आने लगी। तो हमारे पास तीन मेजर सिस्टम्स क्या है स्टूडेंट्स क्विक रिवीजन में? एक तो है हमारे पास गला बख्शी, या फिर हम इसको कहते हैं बटाई। दूसरा है हमारे पास में नसक, या फिर हम इसको कहते हैं कानकुट। तीसरा है हमारे पास में दहसाल सिस्टम, जिसको टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसको क्या कहते हैं, जब्ती। तो ये हमारे पास में तीन मेथड्स हो गए जिनसे रेवेन्यू असेसमेंट करके टैक्स ब्रैकेट लगाए जाते थे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुगल्स के अंडर एग्रीकल्चरल लैंड को कैसे क्लासिफाई किया जाता था। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेबल लैंड होती थी उसको चार कैटेगरी में तोड़ा जाता था, जिसमें हमारे पास पहली है पोलज, फिर परती, फिर छच्छर, फिर बंजर। दिस कैटेगराइजेशन इज डन ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ कल्टीवेशन। इसमें स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पोलज लैंड जो होती है वो सबसे फर्टाइल लैंड होती है, जिसपे हर साल आप 2 क्रॉप्स रेज कर सकते हैं। परती लैंड जो है इसके कंपैरिजन में कम फर्टाइल होती है, जिसको थोड़े थोड़े समय के लिए फैलो यानी कि अनकल्टिवेटेड छोड़ना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर सके। तो 2 क्रॉप्स हमने रेज करी, उसके बाद मान लीजिए कुछ महीनों के लिए वहां पे कोई खेती नहीं करी, जिससे वो अपनी फर्टिलिटी रिकवर कर सके। छच्छर जो है वो परती के कंपैरिजन में और कम फर्टाइल होता है, तो इसको हम एक अनफर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड मानते हैं, जिसपे कभी कभी 3 से 4 साल में एक बार कल्टीवेशन करी जाती है। बंजर तो शब्द ही इतना कॉमन है, बंजर का मतलब क्या होता है, वो लैंड जिसके ऊपर कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्टिलिटी के हिसाब से चलें, ठीक है, फर्टिलिटी के हिसाब से चलें और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं, तो बेस्ट हो गई पोलज, थोड़ी कम परती, उससे थोड़ी कम छच्छर, और एकदम खराब लैंड उसको हम बोलेंगे बंजर। इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास में आ सकता है, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप ठीक से याद रखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग के तहत मेजर मर्केंटाइल क्लासेस कौन सी है इस पीरियड में। मर्केंटाइल क्लासेस के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक कैटेगरी है जिन्हें बोलते हैं बंजारा। ये भी हमारे डे टू डे में बहुत ही कॉमन वर्ड है बंजारा। बंजारा की अगर हम बात करें तो बंजारा नोमैडिक लोग होते थे, ये एक नोमैडिक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। इट्स अ नोमैडिक ट्रेडिंग कम्युनिटी wherein students you will see that these people used to conduct trade from village to village and towns। तो बेसिकली किसी जगह गए, वहां से कोई सामान खरीद लिया जो दूसरे विलेज में नहीं मिलता, दूसरे विलेज में पहुंचे, वहां पे उसको बेचा, और इस तरह से ये अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। तो ये नोमैडिक थे, एक जगह टिक के नहीं रहते थे, ये लोग इधर से उधर घूमते थे और इनका मेन प्रोफेशन क्या है, ट्रेडिंग करना।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक बड़ी ट्रेडिंग क्लास थी इन द नेम ऑफ मुल्तानी मर्चेंट्स। मुल्तानी मर्चेंट्स जो हैं ये दिल्ली, पंजाब और सिंध जो है इस एरिया के अंदर थ्राइव कर रहे थे। एक मेजर जो हमारे पास मर्केंटाइल कम्युनिटी है जो मुगल पीरियड में काफी पावर में आ जाती है, ये है बनिया कम्युनिटी। बनियाज एक बहुत ही कॉमन टर्म है, आज के टाइम में भी यूज होती है। बनियाज जो है ट्रेडिंग प्रोफेशन से एसोसिएटेड थे, और हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में बनियाज एज ट्रेडर्स काफी फ्लरिश कर रहे थे। इसी के काउंटर पार्ट बनिया जैसा ही सिमिलर काम करने वाले इनके काउंटर पार्ट्स जो हैं पंजाब और गोलकोंडा के अंदर, वो हैं खत्री और कोमाती। तो बनिया जैसे नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में पॉपुलर है, उसी तरह से पंजाब में सेम मर्केंटाइल कम्युनिटी है, उनको हम कह रहे हैं खत्री, और गोलकोंडा में इनको हम कहते हैं कोमाती। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो सारी कम्युनिटीज हैं बंजारा को छोड़ के, हम देखते हैं ये सब ट्रेड के अलावा मनी लेंडिंग भी करते थे, यानी कि ब्याज पे पैसा देना। तो मनी लेंडिंग जो है ये इनका सेकंड प्रोफेशन होता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और प्रोमिनेंट मर्केंटाइल कम्युनिटी है जिन्हें हम कहते हैं बोहराज। बोहराज दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही पॉपुलर हैं। मुस्लिम बोहरा कम्युनिटी है स्टूडेंट्स ये, और मुगल पीरियड में काफी फ्लरिश कर रही थी, और इनकी जो प्रेजेंस है ये आपको गुजरात, उज्जैन और बुरहानपुर के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और मर्केंटाइल कम्युनिटी है जिनका नाम है सराफ। सराफ जो हैं ये तीन डिस्टिंक्ट फंक्शन किया करते थे, ये तीन तरह के काम मेजरली करते थे। एक तो स्टूडेंट्स दे यूज टू एक्ट एज मनी चेंजर्स। मनी चेंजर कौन होते हैं? मनी चेंजर बेसिकली जो आज हमारे गवर्नमेंट के इवेल्युएटर्स होते हैं ना, उसी तरह से होते हैं जो हमारे प्रेशियस मेटल्स जो हो गए उनकी प्योरिटी चेक करते हैं। उसी तरह से ये क्या करते थे, किसी भी कॉइन की मेटालिक प्योरिटी को जज करने के एक्सपर्ट्स होते थे। मान लीजिए आपके पास कोई गोल्ड कॉइन लेके आया, उसने बोला बहुत भारी बढ़िया गोल्ड कॉइन है, तो आप इसको सराफ के पास लेके जाओगे, सराफ चेक करके बताएगा कि वाकई में इसमें कितना गोल्ड कंटेंट है या ये नकली कॉइन है। ठीक है, तो एक मेजर काम तो इनका क्या हो गया, दे एक्ट एज मनी चेंजर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स दे एक्ट एज बैंकर्स, यानी कि मनी लेंडिंग का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लोन देते थे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, ब्याज पे पैसा देते थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स तीसरा जो इनका काम है वो क्या काम है, ट्रेडिंग का काम है। और ज्यादातर ये ट्रेडिंग किस चीज की करते थे, गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी की। तो प्रेशियस मेटल्स के अंदर ट्रेडिंग किया करती थी सराफ कम्युनिटी, इसीलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और बहुत ज्यादा अमीर थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, खास करके जो सराफ हैं, ये पेमेंट का एक मेथड इन्होंने निकाल रखा था। ये लोग कभी कभी कैश की जगह हुंडीज इशू करते थे। हुंडी का मतलब सिंपली होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पीस ऑफ पेपर जिसके थ्रू आप कैश कलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज पेमेंट में एक नया मेथड लेके आई हैं जिसे हम कह रहे हैं हुंडीज। हुंडीज का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछा हुआ है, तो हुंडी का मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसके अंदर हमने सारे प्रोविंशियल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हैं वो देखे 5 मेजर ऑफिसर्स। प्रोविंशियल लेवल पर यानी कि सरकार और परगना लेवल पर कौन बैठे हैं, सॉरी प्रोविंशियल लेवल माने सूबा, प्रोविंशियल लेवल यानी कि सूबा में कौन से ऑफिसर्स बैठे हैं ये हमने देख लिए। और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यानी कि सरकार, परगना और विलेज के अंदर कौन से ऑफिशियल्स बैठे हैं, इनकी हमने एक लिस्ट बना ली। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने मनसबदारी सिस्टम जो है उसको ठीक से पढ़ा। मनसबदारी के अंदर क्या क्या, किस रूलर ने क्या चेंज किया, दुअस्पा सीएसपा कौन लाया, मशरूत ग्रांट्स कौन लेके आया, उसके अलावा मंथ स्केल किसने इंट्रोड्यूस करी, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मनसबदारी से क्लोजली एसोसिएटेड है अपना जागीरदारी सिस्टम, जो कि सैलरी पेमेंट के लिए यूज होता था। तो जागीरदार कौन होते हैं, कौन सी जागीर हेरिडिटरी है, कौन सी हेरिडिटरी नहीं है, सब कैटेगरीज क्या है जागीर्स की, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने लैंड का क्लासिफिकेशन देखा, पोलज, पड़ती, छच्छर, बंजर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है लैंड क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक से याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने एग्रीकल्चर के अंदर देखा कि क्या नई क्रॉप्स मुगल्स के अंडर इंट्रोड्यूस हुई हैं, पोर्चुगीज ने क्या क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कराई, और कौन सी कैश क्रॉप्स कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा
कि हमारे पास में ट्रेडिंग कम्युनिटीज, सारी मेजर ट्रेडिंग कम्युनिटीज के नाम आपको याद रख लेने हैं। सराफ कौन है, बोरा कौन है, कोमाती, खत्री, बनिया, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। बंजारा पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन ट्रेडिंग कम्युनिटीज के नाम याद रखेंगे। एंड इसके अलावा हमने तीन रेवेन्यू असेसमेंट के मेथड देखे, जिनके बेसिस पे क्या होता है, हम टैक्स ब्रैकेट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास तीन क्या थे, गला बख्शी या फिर बटाई। इसके अलावा हमारे पास में क्या है, कानकुट, जिसमें हम लैंड मेजरमेंट कर रहे हैं, कानकुट या फिर नसक। और उसके अलावा जो टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया था, देसाल सिस्टम, जिसको और हम क्या बोलते हैं, जब्ती। ठीक है, टोडरमल का इंट्रोड्यूस्ड है ये। और यहाँ पे इन तीनों के बेसिस पे टैक्स ब्रैकेट का डिसीजन किया जाता था। तो ये स्टूडेंट्स बाय एंड लार्ज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा डिस्कशन है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में मिडिवल से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं जगहों से आते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये तीन डोमेन्स हैं जिन पे हम मिडिवल इंडिया के अंदर फोकस करेंगे। पिछले सालों के अंदर ऐसा नहीं है कि मिडिवल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री चाहें तो फिर भी छोड़ सकते हैं। So with this, students, our discussion on Mughal administration is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.